साथ ही साथ जो मेरे लेट दादा और दादी थे, उनका हमेशा से मेरे लिए एक ये ख्वाब था कि देखो डॉक्टर इंजीनियर सब बन सकते हैं, लेकिन उससे आपका फील्ड लिमिटेड हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप इससे कुछ ज़्यादा करें। आपको आपकी ये पोटेंशियल है कि आप देश के साथ साथ ही अपने सिटी या होम टाउन की और अपनी कम्युनिटी की भी एक तरह से सर्विस कर सकते हैं। सो दे ऑलवेज़ वांटेड मी, दे मोटिवेटेड मी। एक मेरे को बहुत अच्छी बात याद आती है, वो कहते थे कि एजुकेशन पे बहुत पैसा खर्च करना है, चाहे आप सूखी रोटी तक खा लीजिए, कम खाना खाइए, लेकिन एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। Hello everyone, welcome to Chamomile TV Toppers, an initiative by Unacademy. My name is Akshay. आज मैं आपका होस्ट हूँ. So today we have a topper जिन्होंने AR58 हासिल किया है UPSC CSE 2020 में. It was his second attempt and he did very well in his second attempt. Let us listen to his story, his strategy and his inspiration to be an IAS officer. Hello sir, welcome to the show. Hello, how are you? And thanks for inviting me to this elite club now. I think I already watched some of these interviews. So thanks to Unacademy and it feels very nice यहाँ पर आपके सामने बैठा हूँ. It's all our pleasure, sir. So that you're here with us and you're sharing your story. That's an inspiration for a lot of other people as well. तो I think बहुत सारे एस्पिरेंट्स आपसे, आपकी जर्नी से, आपकी इंस्पिरेशन से आगे जाके यूपीएससी में आ जाएंगे. Hopefully. तो सर सबसे पहला सवाल, आपकी इंस्पिरेशन क्या थी यूपीएससी ज्वाइन करने के लिए या फिर ये प्रिपरेशन जर्नी ज्वाइन करने के लिए? एंड इवन बिफोर बीइंग एन आईएएस ऑफिसर आपके दिमाग में क्या ऐसा थॉट आया कि आप इस जर्नी में आना चाहते थे? सो सिंस आपने मेरे इंस्पिरेशन के बारे में पूछा है, तो मैं यहाँ एक चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा कि यस, इंस्पिरेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको इस एग्ज़ाम में पार लगा सकती है. इंस्पिरेशन के अलावा एक और वर्ड होता है मोटिवेशन. उसके बारे में भी मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा. बट फ़िलहाल मेरी इंस्पिरेशन क्या थी, तो मेरी जो अपब्रिंगिंग थी फैमिली में वो इस तरह की थी कि आई यूज़ टू सी लॉट ऑफ कलेक्टर्स एंड आईपीएस ऑफिसर्स. यूजुअली व्हेन आई यूज़ टू पास, उनके बंगले के आसपास देखता था और देखता था कि किस तरह के अच्छे काम वो कर रहे हैं. एंड दे हैव दिस पावर टू ब्रिंग अ पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी. साथ ही साथ जो मेरे लेट दादा और दादी थे, उनका हमेशा से मेरे लिए एक ये ख्वाब था कि देखो डॉक्टर इंजीनियर सब बन सकते हैं, लेकिन उससे आपका फील्ड लिमिटेड हो जाएगा. हम चाहते हैं कि आप इससे कुछ ज़्यादा करें. आपकी ये पोटेंशियल है कि आप देश के साथ साथ ही अपने सिटी या होम टाउन की और अपनी कम्युनिटी की भी एक तरह से सर्विस कर सकते हैं. सो दे ऑलवेज़ वांटेड मी, दे मोटिवेटेड मी. एक मेरे को बहुत अच्छी बात याद आती है, वो कहते थे कि एजुकेशन पे बहुत पैसा खर्च करना है, चाहे आप सूखी रोटी तक खा लीजिए, कम खाना खाइए, लेकिन एजुकेशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए. तो आई थिंक मेरी फाउंडेशन थोड़ी अच्छी थी उनके इन एफर्ट्स की वजह से. और ये तो मेरा एक फैमिली साइड वाला इंस्पिरेशन था. दूसरा एक फ़नी इंसिडेंट है जो मैं शायद आप अगर अलाउ करें तो मैं शेयर करना चाहूँगा. डेफिनेटली सर, श्योर. हाँ, तो फाइनल ईयर तक मेरे को, मतलब मेरा बचपन से ऐसा कोई ड्रीम नहीं था कि आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है. मैंने सुन रखा था यार बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो इट वाज नॉट लाइक दैट. सडनली वन थिंग, आई थिंक एक कैटलिस्ट था. मेरे फाइनल ईयर में जब मैं ट्रेन जर्नी कर रहा था, तो मेरा फ़ोन ट्रेन से चोरी हो गया. एंड फॉर दैट आई वेंट, अगले स्टेशन पे मैं उतरा, वहाँ जाके पुलिस स्टेशन में जाया, रिपोर्ट करवाई. उन्होंने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी. फिर मैं अपने होम टाउन आया कोटा, वहाँ भी मैंने कोशिश करी रिपोर्ट लिखवाने की. बट दे वर लाइक कि जैसे मेरे को कि आपकी रिपोर्ट लिखने के लिए, आपका फ़ोन ढूंढने के लिए हमारे पास टाइम कम है, क्योंकि हम ऑलरेडी ओवरबर्डनड हैं. इतने सारे मर्डर के केसेस हैं, किडनैपिंग के केसेस हैं. तो और एक चीज़ उन्होंने एक चीज़ बोली जो शायद किसी को फ़नी भी लग सकती है, लेकिन शायद मैंने उसको एक पॉजिटिव तरीके से लिया. वो बोले कि अगर आप आईएएस ऑफिसर, आईपीएस होते तो ज़रूर हम आपका जल्द से जल्द फ़ोन ढूंढ लेते हैं. तो मुझे एक चीज़ वो दिखी कि कितनी ज़्यादा ओवरबर्डन हमारी पुलिस फोर्सेज, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है. डिस्पाइट उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए आम जनता तक अपनी सर्विसेज नहीं पहुंचा पा रहे हैं. तो मुझे लगा कि इस तरह का मुझे कुछ इस सर्विस में जाके करना चाहिए, ताकि आम आदमी के लिए एक वेलफेयर स्टेट का जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सपना था वो साकार हो सके. तो आई थिंक ये मेरी कुछ इंस्पिरेशंस थी जिसकी वजह से मैंने यूपीएससी करने का सोचा. That's great. I think one thing that is common with most of the UPSC toppers या फिर जो भी IAS या फिर जिस भी फील्ड में है, उनका हमेशा इंस्पिरेशन ही है जो उनके रास्ते या उनके जर्नी में आगे ले जाता है उनको. मोर देन गेटिंग अ रैंक, दे हैव पर्टिकुलर माइंडसेट कि उनको टॉपर बनना है एंड उनको देश के लिए कुछ करना है. दैट्स व्हाट ड्राइव्स देम टू गेट इनटू अ पर्टिकुलर प्लेस. तो सर सबसे पहली बात,
जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, तो ऐसे बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सिलेबस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। एंड थोड़े लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सिलेबस पता होता है बट आधा पता होता है। तो आप बता सकते हैं कि सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है एंड हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू नो एंटायरली अबाउट द सिलेबस, कि क्या क्या है क्या नहीं है। यस एग्जैक्टली। तो यूपीएससी में टॉपर्स वो कहते हैं कि आपको सिलेबस हमेशा से याद होना चाहिए। करेक्ट। ताकि आप अच्छे आंसर्स लिख सकें अपने मेंस में और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को मोल्ड कर सकें। टू बी ऑनेस्ट मैंने कोशिश करी बहुत बार, लेकिन मेरे को एक बहुत बोरिंग काम लगता था सारा सिलेबस याद करना। लेकिन शुरुआत में ऐसा रहता था, लेकिन बाद में जब मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट करी स्पेशली फॉर ऑप्शनल, मुझे रियलाइज़ हुआ कि कुछ भी आप क्वेश्चन लिख रहे हैं तो सिलेबस के ही पॉइंटर्स आपको मोस्टली उसमें इंक्लूड करके अपना आंसर्स बनाना होता है। अगर आपको वो पॉइंटर सिलेबस के याद हैं तो आपका आंसर बहुत इजी बन सकता है, बहुत जल्दी आप लिख सकते हैं, रिकॉल करने में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है। तो आई थिंक सिलेबस याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। आप एक तरह से कर सकते हैं कि डेली आप उठें और थोड़ा थोड़ा सिलेबस को रिवाइज़ करने की कोशिश करें, क्योंकि उससे आप उसकी नोट मेकिंग ही कर पाएंगे, उस तरह के सिलेबस के टॉपिक्स पढ़ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी बुक्स में क्या होता है, पढ़ने को बहुत कुछ होता है लेकिन सब पढ़ना नहीं होता यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि बहुत सारी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स होती हैं। तो अगर आपको सिलेबस याद होता है तो आप वो सिलेबस के टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं उस बुक में से, एंड आई थिंक दैट विल शॉर्टन एंड स्मूदन योर जर्नी। सो यस, सिलेबस को मेमोराइज करना आंसर राइटिंग के लिए एंड अल्टीमेटली इवन इंटरव्यू पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए भी आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट है। Important. Okay. So, do you feel that syllabus is very vast, or is it confined to a particular point? I think it is said that everything under the sun is the syllabus of UPSC. Correct. For example, if you see in the prelims, उसमें बहुत शॉर्ट आधे पेज का सिलेबस दे रखा है जिसमें आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या क्या है। लेकिन आई थिंक इसकी गाइडिंग फोर्स होती है मेंस का सिलेबस। मेंस में बहुत ज़्यादा डिटेल में हर पॉइंट बता रखा होता है। जैसे अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पढ़ना है तो व्हाट टॉपिक्स यू नीड टू स्टडी, गवर्नेंस में या एग्रीकल्चर में क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, तो दैट हेल्प्स। यस, सिलेबस बहुत बड़ा है बट आई थिंक आपकी प्रिपरेशन के 1 या 2 साल में दैट इज़ ईजिली कवरेबल। जो आपको चाहिए होता है वो डेडिकेशन होता है। देखिए, कोई भी अच्छा काम या बड़ा काम आसान नहीं होता है, मुश्किलें उसमें आती हैं। तो आई थिंक सिलेबस का जो एक मिथ है कि बहुत बड़ा है, बहुत डिफ़िकल्ट है, आई थिंक इससे लोगों को बाहर निकलना चाहिए, स्पेशली जो एस्पायरेंट्स हैं, और उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। इंटरेस्टिंग। तो सर आपने 2 अटेम्प्ट दिए थे। यस। तो आपने दूसरे अटेम्प्ट में ऑप्शनल कौन सा चूज़ किया था? जी, पहले और दूसरे अटेम्प्ट में दोनों में मेरा एंथ्रोपोलॉजी था। एंड एनी पर्टिकुलर रीज़न व्हाई यू चोज़ एंथ्रोपोलॉजी? यस, सी मेरा ग्रेजुएशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, बीटेक। आई पास्ड आउट इन 2018। सो आई बिलीव आई वॉज नॉट दैट अ गुड इंजीनियर इवन दो आई हैड स्कोर्ड गुड मार्क्स। आपको पता होगा हमारा इंजीनियरिंग सिस्टम कैसा है, 2 दिन पहले पढ़ेंगे तो मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। बट आई रियलाइज कि दिस इज़ नॉट व्हाट आई लव। तो ऑप्शनल मैंने जो टॉपर्स के टॉक्स देखे थे उसमें बताते थे वो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका इंटरेस्ट तो हो ही, साथ ही साथ उसका स्टडी मटेरियल इजीली अवेलेबल हो, एंड आपको डिसाइडेड होना चाहिए कि क्या नहीं लेना है, मोर इम्पॉर्टेंट देन क्या लेना है। तो मुझे ये श्योर था कि मेरे को मैकेनिकल नहीं लेना है, इवन दो वो मैंने 4 साल पढ़ा था। उसके बाद आई डिसाइडेड कि यार मैकेनिकल टेक्निकल सब्जेक्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसके मेरे को खास नॉलेज ठीक ठाक है, सो आई शुड नाउ गो फॉर सम ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट। तो मैंने नैरो डाउन किया सोशियोलॉजी पे, हिस्ट्री पे, पॉलिटिकल साइंस पे एंड एंथ्रोपोलॉजी पे। तो उसी साल आई थिंक 2017 में अनुदीप दूरी शेट्टी सर थे, उनकी फर्स्ट रैंक आई थी एंड उनका ऑप्शनल भी एंथ्रोपोलॉजी था। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक डिटेल स्ट्रैटेजी पुट आउट करी थी, एंड जब मैंने उसका सिलेबस देखा, मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे कि व्हाट यू नीड टू स्टडी, एंड सम टॉपर्स के वीडियोज़ भी देखे जहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रहे थे। तो मुझे लगा कि यार काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शनल रहेगा ये। फॉर एग्जाम्पल यू कम टू स्टडी अबाउट ह्यूमन सोसाइटीज़ में जो डिफरेंसेस होती हैं वो क्यों होती हैं। जैसे मेरे को एक पॉइंट याद आता है कि एक ट्राइब है नॉर्थ अमेरिका, मोस्टली एंथ्रोपोलॉजी में ट्राइबल हिस्ट्री पढ़ी जाती है एंड ट्राइबल सोसाइटीज़। तो वहाँ पर एक ट्राइब है क्वाक्यूटल करके, वो एक सेरेमनी करते हैं पटलैक। उसमें क्या करते हैं वो उनके अपनी पावर और प्रेस्टीज दिखाने के लिए बहुत सारा महंगा सामान इकट्ठा करते हैं और सबके सामने उसको लेके आग लगा देते हैं। तो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं वो, बट एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसको एक्सप्लेन कर सकता है कि पावर और प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए उनका कल्चर है। तो कल्चरल डिफरेंसेस क्यों होते हैं, इस तरह की चीज़ें मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट करी एंड अल्टीमेटली मैंने चूज़ किया एंथ्रोपोलॉजी। And it's a very interesting point to note कि you don't remember the syllabus or the content of the subject just as for the exam. You also remember it as a story. Yes. And what is the context behind it. And Yes. that's actually a very important point. And I think सारे ऐसे ही prepare करेंगे तो उनका definitely clear हो जाएगा. Hopefully yes. Yes. Unacademy. Let's crack it. History is the story of change and progress. It is the story of us all. Time travels with me to different periods in Indian history.
I am Abhishek Srivastav, your educator for UPSC CSE, and I'll guide you till the end of your learning journey. मेरे टाइम ट्रैवल बैच में एनरोल करें और सीखें पूरी इंडियन हिस्ट्री मेरे साथ. Get inspired by Indian history at an academy. तो सर नाउ द ऑप्शनल इज सेट. नाउ आपने सोच लिया कि आप प्रीलिम्स में मेंस में आप क्लियर करना चाहते हैं. नाउ गोइंग फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, आपकी पहली अटेम्प्ट कैसे रही, दूसरी अटेम्प्ट कैसे रही? जी, तो मैंने अपनी पहली अटेम्प्ट स्टार्ट करी थी सितंबर 2018 में, जस्ट आफ्टर आई ग्रेजुएटेड. ओके. मेरे पास एक जॉब ऑफर था बट आई डिड नॉट वांट टू जॉइन इट फ्रॉम अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन कोटा. तो मैंने जब यूपीएससी में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो पहला जो मेरा अटेम्प्ट था उसमें मुझे लगा टाइम कम था. जैसे कहा जाता है इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होना चाहिए, प्रीलिम्स हो मेंस हो सबको एक साथ चला के आपको पढ़ना पड़ेगा. तो आई थिंक इसकी वजह से, टाइम कम होने की वजह से मैंने प्री भी पढ़ने की कोशिश करी, देन मेंस एंड देन फॉर ऑप्शनल ऑल्सो इन द मेंस. तो मुझे लगा टाइम कम रहने की वजह से मैं प्रीलिम्स के भी ठीक ठाक तरीके से रिवीजन नहीं कर पाया, अच्छे से टेस्ट सीरीज़ नहीं लिख पाया. जैसे लोग कहते हैं कि टॉपर्स कहते हैं कि एटलीस्ट आपको 30 to 40 मिनिमम मॉक टेस्ट लिखने चाहिए बिफोर यू गो फॉर प्रीलिम्स. उस टाइम मेरा ऐसा था कि मैं लेस देन 20 टेस्ट लिख पाया था, तो रिवीजन में नहीं कर पाया था. जैसे लक्ष्मीकांत के लिए लोग कहते हैं, टॉपर्स कहते हैं कि आपको मिनिमम एग्ज़ाम लिखने से पहले 5 बार आपका रिवीजन हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा 2 बार भी रिवीजन बड़ी मुश्किल से हो पाया था. ओके. तो मुझे एक चीज़ ये लगी कि मेरे पास टाइम कम था और मैं सब चीज़ें एक साथ लेके जाने की कोशिश कर रहा था. तो एक कहावत है हिंदी में, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए. तो मैं सब साधने की कोशिश कर रहा था तो सब चला गया. जब मैंने एग्ज़ाम दिया प्रीलिम्स का तो मुझे अपने पे कॉन्फिडेंस था कि आई विल डू गुड. बट एक चीज़ और मेरे साथ जो गलत हुई वो मुझे लगता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया कि मैंने पढ़ लिया है, ठीक है हो जाएगा. एंड सेकेंडली एक मिथ होता है यूपीएससी में कि पेपर बहुत डिफ़िकल्ट होता है. यूपीएससी में ट्रिक क्वेश्चंस बहुत आते हैं. तो मैं जब एग्ज़ाम लिख रहा था प्रीलिम्स का पेपर 1 का, तो उसमें जो पेपर था उसमें 8 to 10 क्वेश्चंस काफ़ी इजी थे. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद आ रहा है, उन्होंने पूछा था कि 99th अमेंडमेंट और 100th अमेंडमेंट कौन सा है. Okay. तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा सोचने लगा, ओवर थिंकिंग कर लिया. मैंने बोला इतने इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन तो यूपीएससी नहीं पूछता. उसकी वजह से ऐसे मेरे 8 से 10 क्वेश्चन गलत हो गए, जिसकी वजह से मेरा सिर्फ 76 मार्क्स आए थे मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में. बाद में मैंने इस चीज़ को रेक्टिफाई किया, मैंने ये मिथ को हटाया कि भाई मैंने जाना कि यूपीएससी में आसान सवाल भी आते हैं, मुश्किल भी आते हैं, तो आपको आसान को आसान की तरह ही लेना है बिकॉज दे हेल्प यू स्कोर गुड मार्क्स. और साथ ही साथ मेरा ऑप्शनल का और बाकी सब्जेक्ट्स का नोट मेकिंग तक कंप्लीट नहीं था, तो नोट मेकिंग मैंने सेकंड अटैम्प्ट में काफ़ी अच्छे से किया. ओके. जी, फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद सेकंड अटैम्प्ट में जो मैंने काफ़ी चीज़ें करी उसमें ये था कि नोट मेकिंग पे मैंने फोकस किया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए फोकस किया, आंसर राइटिंग पे फोकस किया. इन तीनों चीज़ों के साथ मेरे जो पीयर ग्रुप था जो मेरे साथ में तैयारी कर रहे थे उनके साथ मिलके, जैसे आपने बताया कि यूपीएससी में एक चीज़ होती है म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, जिसमें आप दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं. तो मैंने एनवायरनमेंट में ये टॉपिक पढ़ा था, तो आई रियलाइज़ कि जब मेरी बाकी के मेरे फ्रेंड्स मेरी मदद कर रहे हैं तो मेरे को भी उनकी मदद करनी चाहिए. और ये सारी चीज़ें हमने साथ में मिलकर करी, आंसर राइटिंग वगैरह. तो आई थिंक इन सब चीज़ों की वजह से आई वॉज एबल टू कंफर्टेबली, आई स्कोर्ड अराउंड 110+ मार्क्स इन सेकंड अटैम्प्ट ऑफ प्रीलिम्स, ऑल्दो द ऑफिशियल मार्क्स आर येट टू बी डिक्लेयर्ड. बट आई थिंक इन कुछ चीज़ों की वजह से आई वॉज एबल टू क्लियर दिस एग्जाम इन सेकंड अटैम्प्ट. Okay, so there are a couple of points which I felt very interesting. Yes. One is आपकी note making strategy and also आपने अपने दोस्तों के साथ कैसे पढ़ाई किया था. Yes. And I think आप मेंस के लिए भी या फिर इंटरव्यू के लिए भी सबने आपने एक साथ प्रिपेयर किया था. एंड इट वाज नॉट लाइक कि आप पहले ये करोगे फिर आप मेंस में जाओगे फिर इंटरव्यू. आपका सब एक साथ अप्रोच भी था. सो वी विल गो टू दैट. सो बिफोर वी गो फॉर द नोट्स मेकिंग, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड आपने कौन से बुक्स पढ़े थे फॉर ईच सब्जेक्ट एंड फॉर ईच एग्जामिनेशन. यस, तो प्रीलिम्स और मेंस के लिए मोस्टली जो आपका जीएस का सिलेबस होता है काफ़ी ज़्यादा हद तक सेम ही रहता है, और बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज भी ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं. जैसे अगर मैं स्टार्ट करता हूँ मेंस के हिसाब से, तो GS1 में आपका फर्स्ट ऑफ ऑल NCERTs आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. ओके. क्लास 6 से लेके अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, आपका कोई ह्यूमैनिटीज़ का बैकग्राउंड नहीं है, तो यू शुड स्टार्ट रीडिंग फॉर क्लास 6. छठी क्लास से आप NCERT पढ़ना 12वीं तक करिए. सोशल साइंस सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, इतिहास हो गया, भूगोल, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इन सबको आपको पढ़ना है. उसके बाद जब आपका ये हो जाए, एक बेस बिल्डअप हो जाता है, तो आपको स्टैंडर्ड बुक्स के लिए जाना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी के लिए आप GC लियोंग करके एक बुक आती है, उसको रेफ़र कर सकते हैं. उसमें काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं जो NCERT में कवर नहीं है, जैसे कोरल्स हो गया, वोल्केनोज इतना अच्छे से नहीं दे रखा, तो वो मैंने एक रेफ़र किया था. ओके. जी. उसके बाद प्रीलिम्स में वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आती है,
तो उसके लिए तो कोई बुक लिस्ट प्रीलिम्स के लिए मैंने रेफ़र नहीं करी, लेकिन जो एनसीईआरटी होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी की वो मेंस के लिए आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर करके एक टॉपिक होता है, उसके लिए मैंने नितिन सिंघानिया सर हैं, उनकी बुक है आर्ट एंड कल्चर की, एनसीईआरटी के साथ साथ उसको मैंने रेफ़र किया। उसमें से मैंने एक एनालिटिकल नोट्स बनाने की कोशिश करी। फॉर एग्जांपल उसमें फैक्चुअल नॉलेज तो रहती है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स किस आर्किटेक्चर फॉर्म की इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चन मेंस में इस तरह का आता है कि हाउ दीज टू डिफर या व्हाई इट डेवलप इनटू दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्टाइल। तो आपको एनालिसिस बेस्ड आपको आंसर्स मेंस में लिखने पड़ते हैं। तो वो बुक्स प्लस एनसीईआरटी आई थिंक वॉज सफिशिएंट। हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई थिंक मैंने स्पेक्ट्रम रेफ़र करी थी बाय राजीव अहीर। एंशिएंट और मिडिवल के लिए आई थिंक सिर्फ और सिर्फ ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज़। अगर आपके पास टाइम है तो आपको श्योरली ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटीज़ की जल्दी जल्दी रीडिंग करनी चाहिए। अगर इतना टाइम नहीं है तो आजकल समरीज़ भी अवेलेबल हैं, वो आप उनके लिए रेफ़र कर सकते हैं। और लास्टली इंडियन सोसाइटी के लिए there are two books, class 11th and 12th, Indian Society, and second book is I think Social Development in India, Social Change in Development। तो ये 2 बुक्स मैंने सोसाइटी के लिए रेफ़र करी। उसके अलावा कुछ टॉपर के नोट्स भी मैंने सोसाइटी के लिए रेफ़र किए थे। उसके बाद आई थिंक ये GS1 के लिए था। GS2 के लिए आपको लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी, एनसीईआरटीज़ एज यूजुअल दे आर द बाइबल। गवर्नेंस के लिए मैंने इतना कुछ खास बुक्स रेफ़र नहीं करी। करंट मैगजीन्स और जो न्यूज़पेपर आता था आई फोकस्ड ऑन दैट ओनली। और उसके अलावा पॉलिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस मोस्टली करंट अफेयर पर्सपेक्टिव में ही पूछा जाता है। अगर इंडिया यूएस का क्वेश्चन आता है दे विल आस्क यू रीसेंट डेवलपमेंट्स इन दैट। तो उसमें मैंने कोशिश करी कि मैगजीन्स साथ ही साथ न्यूज़पेपर रीडिंग। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बहुत फोकस करना चाहूँगा। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग बिल्कुल बहुत रेयरली करी। क्योंकि मुझे लगता था एक शॉर्टकट है मैगजीन्स, उसको पढ़ के बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैगज़ीन में जो कंटेंट आता है उसी टॉपिक के बारे में और जो न्यूज़पेपर में आता है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर में बहुत सारे आपके पास कीवर्ड्स रहते हैं जो आप अपने आंसर में लिख के उसको एक अलग हट के फील दे सकते हो, विच इज़ व्हाट यूपीएससी इज़ लुकिंग फॉर इन द आंसर्स। क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा है मैगज़ीन सभी पढ़ रहे हैं लेकिन न्यूज़पेपर बहुत कम लोग पढ़ रहे हैं। तो आई थिंक न्यूज़पेपर पढ़ के उसके नोट्स बनाए मैंने और उसको सप्लीमेंट किया कोचिंग मटीरियल से, सॉरी मैगज़ीन से, करंट अफेयर की मैगज़ीन से। तो वो मैंने अपने आंसर्स में भी इनकलकेट करने की कोशिश करी। तो IR के लिए बेसिकली उसके अलावा कोई भी IR की स्टैंडर्ड बुक है फॉर द स्टैटिक पार्ट की हिस्ट्री क्या रही है अपने रिलेशंस की विद द नेबर्स, US, चाइना एक्सेट्रा, वो आप रेफ़र कर सकते हो। एंड आई थिंक सोशल डेवलपमेंट और जस्टिस ये टॉपिक के लिए गवर्नमेंट पोर्टल्स लाइक PRS लेजिस्लेटिव, PIB, अपार्ट फ्राम द गवर्नमेंट वेबसाइट्स यू कैन रेफर। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एक प्रीलिम्स के लिए ध्यान दिलाना चाहूँगा कि बहुत सारी स्कीम्स होती हैं। यूजुअली कोचिंग्स क्या करते हैं 200-200 पेज का मटेरियल निकाल देते हैं फॉर गवर्नमेंट स्कीम्स इटसेल्फ। लेकिन मुझे एक चीज़ फील हुई कि आपको सारी स्कीम्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन फ्लैगशिप स्कीम्स लाइक जनधन योजना, स्वच्छ भारत अभियान, आयुष्मान भारत, क्योंकि गवर्नमेंट जिन स्कीम्स को ज़्यादा एम्फेसिस से प्रमोट करती है यूपीएससी उसी पे ज़्यादा ध्यान देता है। उसके अलावा कोई छोटी छोटी स्कीम्स हैं, नो डाउट पेपर में आ सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा आपको रिस्क लेना पड़ेगा बिकॉज नो रिस्क नो गेन वाली जो चीज़ होती है, क्योंकि आप सब चीज़ नहीं पढ़ सकते। जैसे आपने बोला था सिलेबस बहुत बड़ा है, तो पूरा सिलेबस कोई नहीं पढ़ सकता। यू हैव टू स्ट्रैटेजाइज एंड प्रायोरिटाइज कि क्या पढ़ना है क्या नहीं। तो ये मेरा GS2 के लिए आई थिंक मोटा मोटा यही मेरे रिसोर्सेज थे। GS3 के लिए एग्रीकल्चर में NCERT थी, उसके अलावा जो न्यूज़ पोर्टल्स वगैरह में एग्रीकल्चर की न्यूज़ आती रहती थी विच आई रेफर्ड पेपर्स लाइक हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। योजना भी मैं कभी कभी कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स जो मेरे को लगते थे इंटरेस्टिंग हैं योजना मैगजीन से मैं वो कवर कर लिया करता था। इकोनॉमिक सर्वे और बजट की समरी मैंने पढ़ी फॉर इकोनॉमी स्पेशली, क्योंकि उसमें उसके एनालिसिस आ जाता है और इवन प्रीलिम्स में भी कुछ क्वेश्चंस उससे आ जाते हैं। तो पूरा डॉक्यूमेंट ना पढ़ के सिर्फ समरी में आप एक बार नज़र मार लीजिए। उसके बाद जो सिक्योरिटी का, इंटरनल सिक्योरिटी का, उसके लिए मैंने पवनीत सिंह सर की एक बुक आती है, वो मैंने इंटरनल सिक्योरिटी इन इंडिया वो रेफ़र किया। उसके अलावा करंट जो न्यूज़ में चल रहे होते हैं टॉपिक्स लाइक CBI या नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी है, आई थिंक दैट विल बी सफिशिएंट फॉर दैट। ओके। उसके अलावा एनवायरनमेंट इकोलॉजी के लिए आप कोचिंग मटेरियल मोस्टली रेफ़र कर सकते हैं काफ़ी, क्योंकि बुक्स अब आएंगी तो बहुत मोटी बुक्स आती हैं, तो इतना ज़्यादा एनवायरनमेंट पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। और उसमें भी मोस्टली न्यूज़पेपर से ही आता है। जैसे मुझे याद है लास्ट ईयर के मेंस में हैदराबाद में फ्लैश फ्लड्स आए थे, तो फ्लैश फ्लड्स, अर्बन फ्लड्स, इस तरह के क्वेश्चन थे। तो एनवायरनमेंट के पार्ट में दे मोस्टली आस्क कि आज के टाइम में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल कोस्टल इरोजन हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग, तो दे आस्क दीज काइंड ऑफ थिंग्स मोस्टली इन एनवायरमेंटल पार्ट। या फिर कोई वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम को कंजर्व करने के लिए क्या करना चाहिए। लास्टली 2 सब्जेक्ट और बचते हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट
डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई स्पेसिफिक कोई ख़ास बुक आती नहीं है। आई थिंक इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट करके जो बुक आती है उसमें लास्ट के शायद 1 या 2 चैप्टर्स डिज़ास्टर मैनेजमेंट को डेडिकेटेड है, वो आप रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा डिज़ास्टर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया NDMA की जो वेबसाइट है उसके भी आप एक बार रेफ़र कर सकते हैं, किस तरह से वो काम करते हैं स्पेसिफिकली फॉर डिज़ास्टर्स विच आर वेरी कॉमन, लाइक साइक्लोन्स बहुत आ रहे हैं आजकल इंडिया में, अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। तो दीज थिंग्स यू कैन लर्न कि यार कैसे इसके कॉजेज़ क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, गवर्नमेंट एफर्ट क्या है इनको रोकने के लिए, एंड व्हाट वे फॉरवर्ड कैन यू सजेस्ट। तो दिस वाज दिस एंड साइंस एंड टेक आई मोस्टली रिलाइड ऑन करंट अफेयर्स इटसेल्फ। लेकिन इस बार की प्रीलिम्स में देखा है यूजुअली साइंस एंड टेक में टेक्नोलॉजी वाला पार्ट ज़्यादा आता है। ओके। तो लोग क्या होता है बेसिक साइंस को स्किप कर देते हैं। इस बार UPSC ने प्रीलिम्स में बेसिक साइंस ही पूछ लिया, लाइक वाटर में ज़्यादा चीज़ें डिज़ोल्व क्यों हो जाती हैं, समथिंग लाइक इस प्लास्टिक में कौन सा एलिमेंट होता है, कौन सा कंपाउंड होता है। तो ये बेसिक NCERTs में है। आई थिंक अगर आपके पास वक्त है तो एक नज़र तो इसमें मार ही सकते हैं। Okay. लेकिन क्योंकि ज़रूरी नहीं है, इससे पहले हमेशा टेक्नोलॉजी वाला पार्ट ही UPSC ने ज़्यादा पूछा है। तो साइंस एंड टेक मेरा करंट अफेयर और NCERTs वो आई थिंक सफिशिएंट रहता है। ओके डिज़ास्टर मैनेजमेंट मैंने बता दिया, एंड लास्ट बचता है एथिक्स। तो एथिक्स के लिए मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेफ़र किया DK बालाजी सर हैं, उनकी एक बुक आती है प्रैक्टिकल अप्रोच टू एथिक्स। तो वो मेरे को बुक काफ़ी अच्छी लगी क्योंकि उसमें काफ़ी सारी स्टोरीज़, एनेक्डोट्स, कोट्स, डायग्राम्स दे रखे होते हैं जिसको आप इजीली मेमोराइज़ करके अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं। तो ये तो मेरी स्टैंडर्ड बुक्स थी। उसके अलावा जो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे ओवरऑल कंबाइंड के लिए स्पेसिफिकली फॉर मेंस, उसमें था मैंने टॉपर्स की टेस्ट कॉपीज़ जो थी उनको रिलीजियसली स्टडी किया। उसमें कुछ इनोवेटिव अप्रोच रहती थी, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे याद है विशाखा यादव मैम थी जिनका लास्ट ईयर 160 मार्क्स थे एथिक्स में। तो उनके केस स्टडी लिखने का यूनिक अप्रोच मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने उसको अपने में इंटीग्रेट किया। सिमिलरली थ्योरीज़ के लिए भी उनका मेरे को जिस तरह से वो कोटेशन यूज़ करते थे, कोई स्टोरीज़ एंड एग्जाम्पल इंक्लूड करते थे, तो वो मैंने काफ़ी यूटिलाइज़ किया। और इसी तरह सारे GS 1, 2, 3, 4 के जितने भी टॉपिक्स हैं यू शुड रेफर टू दीज टॉपर्स कॉपीज़। एंड उसके अलावा न्यूज़पेपर इज़ अ मस्ट। उसमें से आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स, कीवर्ड्स मिलेंगे जिसको आप अपना आंसर लिखने में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं। लास्ट प्रीलिम्स का जो मैं बताऊँगा, प्रीलिम्स में ये है कि अब बहुत अनप्रेडिक्टेबल हो गया है प्रीलिम्स। लाइक इस टाइम कट ऑफ पिछले साल से भी कम जाने की उम्मीद है एज प्रेडिक्टेड, लाइक 90 के अराउंड जाएगा। लास्ट ईयर जनरल कट ऑफ 92 था। तो आई थिंक प्रीलिम्स के लिए आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए स्टैटिक बुक पे, क्योंकि क्या होता है UPSC यूजुअली इवन करंट अफेयर में कोई टॉपिक है तो उसका स्टैटिक पार्ट पूछती है। फॉर एग्जाम्पल अगर प्रेसिडेंट के बारे में काफ़ी न्यूज़ चल रही है, गवर्नर के बारे में चल रही है, तो दे विल पिक क्वेश्चंस फ्रॉम लक्ष्मीकांत। और साथ ही साथ पॉलिटिकली कॉन्स्टिट्यूशन का बेयर एक्ट भी ज़रूर पढ़ें। उसमें यूजुअली जैसे एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, प्रेसिडेंट को रिमूव करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं होती, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेजॉरिटी। लेकिन आई थिंक लक्ष्मीकांत में या काफ़ी बुक्स में स्पेशल मेजॉरिटी लिखा रहता है। एंड UPSC विल नॉट गिव यू द क्वेश्चन लाइक टू इम्पीच द प्रेसिडेंट यू रिक्वायर स्पेशल मेजॉरिटी, दे विल गिव दैट यू रिक्वायर द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स दिस मच एंड हैविंग दिस टोटल स्ट्रेंथ एब्सोल्यूट नंबर्स। तो ये वर्डिंग एग्जैक्टली आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगी, बेयर एक्ट करके जो बुक आती है, तो वो आप रेफर कर सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए जैसे मैंने बोला स्टैटिक पे ज़्यादा फोकस करिए, बहुत कम क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के आ रहे हैं। और आई थिंक थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगा, जैसे मैंने बोला, हाँ एक चीज़ और मुझे अभी याद आई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, दैट वाज माय गो टू वो। शायद चाहे प्रीलिम्स हो, मेंस हो, ऑप्शनल हो, कुछ भी हो, एंड इवन इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट में भी, पर्सनालिटी टेस्ट में जो प्रीवियस ईयर के जो एस्पायरेंट्स इंटरव्यू देने गए उनकी ट्रांसक्रिप्ट्स आप पढ़िए, उसमें से सीखिए। अगर आपके पास कुछ कॉमन है उसमें, जैसे आपकी स्टेट कॉमन हो, हॉबीज़ कॉमन हो, ऑप्शनल कॉमन हो, ग्रेजुएशन कॉमन हो, तो काफ़ी चीज़ आपको सीखने मिलेगी। सिमिलरली जैसे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा क्या इंपॉर्टेंस है प्रीलिम्स और मेंस के लिए PYQ की। PYQ प्रीलिम्स के लिए मैं पहले बोलूँगा, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अभी भी याद है 2017 का एक पेपर था या शायद 16 का था, उसमें क्वेश्चन आया था जिसमें मैच द फॉलोइंग करना था, टेम्पल एंड विच हिल रेंज दे आर लोकेटेड। तो उसमें एक ऑप्शन था ओमकारेश्वर टेम्पल विच इज़ लोकेटेड इन आई थिंक विंध्याचल और सतपुरा इन द मध्य प्रदेश। अब अगर किसी ने इसके बारे में थोड़ा और रिसर्च करा होता कि ये जो टेम्पल है किसको डेडिकेटेड है, तो मैंने जो किया तो मुझे पता चला शिव जी को डेडिकेटेड है। तो 2018 या 17 में सिमिलर क्वेश्चन आता है, उसमें लिखा होता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सन टेम्पल्स। उसमें से एक ऑप्शन था ओमकारेश्वर। सी इंडिया में आई थिंक 20-25 सन टेम्पल्स, आप सबको याद नहीं रख सकते, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर एनालाइज किया होता तो आपको पता होता ओमकारेश्वर तो पिछले पेपर में आया था, दैट इज़ डेडिकेटेड टू शिव जी। तो इस तरह के और भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। तो आई थिंक PYQ इज़ अ मस्ट। PYQ को सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना है, उसके ऑप्शंस को भी एनालाइज करना है आपको, छोटा छोटा, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बिल्कुल प्रिलिमिनरी। सिमिलरली मेंस में भी आपकी मैंने जो नोटिस किया है टेस्ट सीरीज़ कोचिंग की होती है और PYQ जो पेपर्स UPSC के होते हैं उसमें डिफरेंस होता है। Okay. क्योंकि ज़्यादातर टाइम
मेंस में क्या होता है टेस्ट सीरीज़ में, दे जस्ट काइंड ऑफ दीज डेज दे राइट स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो आप कोई भी फैक्चुअल आप आंसर कर सकते हैं। लेकिन यूपीएससी के पेपर्स में क्वेश्चन एक तो 3-3 4-4 लाइन लंबे होते हैं और ऐसे होते हैं जिसका एक ही क्वेश्चन को आप 4 तरीके से आंसर कर सकते हैं। तो आई थिंक इस चीज़ पे आपको जब आप PYQ अटेम्प्ट करते हैं, चाहे ऑप्शनल हो या फिर इसका सब GS हो, तो आई थिंक आपको एक नैक मिलती है कि किस तरह से यूपीएससी के आंसर्स लिखने हैं, व्हाट दे आर डिमांडिंग, एंड जल्दी से आप वहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाओगे। टेस्ट सीरीज़ का जो फ़ायदा होता है वो ये होता है, जब आप टेस्ट सीरीज़ लिखते हैं तो मैं एक एग्ज़ाम में आप एक पॉइंट स्ट्रेस करना चाहूँगा कि प्लीज़ टेस्ट सीरीज़ आप लिखें तो पूरा टाइम दे के लिखें। 3 घंटे का टाइम है तो 3 घंटा एक साथ लिखें, आप ऐसे नहीं 1 घंटा अभी 1 घंटा बाद में, उससे आपका नुकसान ही रहेगा। और अपना टाइम ज़रूर नोट करें, जैसे 3 घंटे हुए, भले आपके 17 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए, जस्ट लीव इट, दैट यू विल एनालाइज़ कि मैं कितना इंप्रूव कर रहा हूँ, 17 से 18, 18 से 19, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। तो उसमें टेस्ट सीरीज़ में क्या होता है, आपको क्वेश्चंस काफ़ी ऐसे आते हैं जो स्टम्प कर देते हैं। तो जब वो क्वेश्चंस आपको स्टम्प कर देते हैं तो उससे आपको प्रैक्टिस मिलती है कि यूपीएससी के एग्जाम में भी स्टम्प करने वाले क्वेश्चंस आएंगे, तो हाउ यू कैन अप्रोच देम, अपने दिल की धड़कनें बढ़ाए बिना कितना अच्छा आप आंसर उसका लिख पाते हैं। एंड लास्ट थिंग, आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग आपको करनी ही करनी है, चाहे प्री हो या मेंस हो। प्री के लिए तो सॉरी नहीं होती है, मेंस के लिए जब आपको करनी है तो PYQ फॉलो करिए, या फिर काफ़ी सारे ऑनलाइन इनिशिएटिव्स हैं जो डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं। आप ये मत इंतजार करिए कि पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा देन आई विल स्टार्ट। Okay. आपका कोई टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल हाफ ऑफ पॉलिटी इज कंप्लीटेड, फंडामेंटल राइट्स, FDs, DPSP, यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स बेस्ड ऑन दैट स्टैटिक पार्ट। Okay. उससे क्या एक ग्रेजुअल आपका इंप्रूवमेंट रहेगा, और उसमें भी आपको अपने साथ ईमानदारी करनी है। यू हैव टू नोट योर टाइम। आपने पहला आंसर जो लिखा, जैसे मैंने लिखा था, इट टुक मी 20 मिनट्स फॉर राइटिंग 10 मार्कर। यूजुअली एग्जाम में आपको 6 मिनट में लिखना होता है, तो 20 से मैं जब ग्रेजुअली मैंने आई थिंक सेकेंड अटैम्प्ट में, मैंने सितंबर में सेकेंड अटैम्प्ट के लिए पढ़ना स्टार्ट किया था, मैंने अक्टूबर के लास्ट में आंसर राइटिंग स्टार्ट कर दी थी। तो धीरे धीरे मेरा टाइमिंग भी इंप्रूव होता गया, मेरी स्पीड भी इंप्रूव होती गई। तो आई थिंक ये कुछ चीज़ें हैं जिस पर आपको स्पेशली फोकस, लास्ट में एक बार रिपीट करूँगा, PYQ आपके हो गए, आंसर राइटिंग हो गया, टेस्ट सीरीज़ भी आपको प्रीलिम्स या मेंस दोनों के लिए काफ़ी आपको फोकस करना चाहिए, एंड न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ अ मस्ट। तो आई थिंक इतना अगर कोई कर लेगा जो मैंने किया, ईजिली यू कैन स्कोर गुड मार्क्स। Interesting. That was a very Thank you. detailed explanation. And so, तो सर आपने प्रिपरेशन के बारे में, तो बुक्स बारे में तो आपने लंबा एक्सप्लेन किया भी है। सो नोट मेकिंग स्ट्रैटेजी इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एवरी स्टूडेंट्स नीड टू नो अबाउट। एंड सिंस यू ऑलरेडी स्पोक अबाउट सम टेम्पल एग्जांपल्स, उसमें जो ऑप्शनल आपके आते हैं ना, जो ऑप्शन आते हैं उसके रिगार्डिंग आपने एक से एक कनेक्शन करके आपने याद रखा था सब कुछ। नाउ दैट ऑल्सो कम्स टू द नोट मेकिंग, कि आपने कैसे नोट मेकिंग को स्ट्रॉन्ग किया था। सो कैन यू एक्सप्लेन अबाउट कि आपने नोट मेकिंग कैसे किया था, एंड फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट आपने कैसे नोट मेकिंग की थी? तो मेरे जो नोट्स थे वो बेसिकली दे वर बेस्ड ऑन द टॉपिक्स मेंशन इन द सिलेबस ऑफ मेंस। जैसे इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ टॉपिक है, या रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट के बारे में कुछ टॉपिक है, तो मैंने फोकस किया था कि उन टॉपिक्स को इंक्लूड करके उसके ऊपर मैं नोट्स बनाऊंगा। तो सबसे पहले मेरा प्राइमरी गो टू सोर्स NCERTs होता था। ओके। फर्स्ट टाइम में NCERTs जस्ट रीड आप कर सकते हैं, सेकंड टाइम में आप उसको अंडरलाइन वगैरह कर सकते हैं टू नो व्हाट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, एंड एक स्ट्रक्चर में आप उसके नोट्स बना सकते हैं। जब मेरा NCERT का मेरे को रेडी हो गया था, उसके बाद मैंने स्टैंडर्ड बुक्स रेफ़र करी, तो स्टैंडर्ड बुक्स प्लस NCERT को इंक्लूड करके आई यूज़ टू मेक माई नोट्स। नाउ इसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि आप करंट अफेयर के जो नोट्स हैं वो भी कभी कभी सम पीपल दे इंक्लूड इन द स्टैटिक बुक नोट्स ओनली। तो आई थिंक उससे क्या होता है, स्पेस मैनेजमेंट का इशू हो जाता है। तो रादर देन दैट आप करंट अफेयर के भी सिमिलर टॉपिक्स आप लिखिए अलग से नोटबुक में, और उसके मैं नोट्स बनाया करता था। नोट्स बनाने की आई थिंक एक चीज़ ये होती है कि बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प होना चाहिए। इवन अगर आप कोचिंग में जा रहे हैं तो यूजुअली क्या होता है, वहाँ पे आपको बड़े बड़े और लेंदी नोट्स लिखाए जाते हैं, जो आई थिंक आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा कि बहुत कम टाइम में आप रिवाइज़ कर सको। और बहुत सारी बार क्या होता है, उसमें काफ़ी स्टोरीज़ और इधर उधर की बातें रहती हैं। लेकिन एग्जाम पर्सपेक्टिव में आपको बिल्कुल क्रिस्प चाहिए, ताकि जब मेंस का एग्जाम लिखने जा रहे हैं बहुत कम टाइम में आप रिवाइज़ कर सकें। तो उनके लिए मैं बोलूँगा कि उन नोट्स को और उसके अलावा NCERT या बाकी जो बुक्स आपने पढ़ी उनको इंक्लूड करके अपने नोट्स बिल्कुल शॉर्ट और क्रिस्प में बनाइए। Okay. मेरा भी ये रहता था। मैंने ऑल्दो कोचिंग नहीं करी थी, लेकिन मैंने जैसे बताया NCERT, स्टैंडर्ड बुक्स, इन सबको मिला के नोट मेकिंग बनाई। एंड नोट मेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट अटैम्प्ट में नोट मेकिंग मेरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से ना तो मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, और अगर प्रीलिम्स क्लियर तुक्के से हो भी जाता तो मेरा ऑप्शनल में मेरा पेपर 1 का आधा नोट्स भी कंप्लीट नहीं था। तो मैं वहाँ अटक जाता। तो यू मेक श्योर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सारे नोट्स आपके प्रीलिम्स से पहले रेडी होने चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद सिर्फ यू विल हैव द टाइम टू रिवाइज एंड राइट, रिवाइज एंड राइट, रिवाइज एंड राइट। सो कोशिश यही करिए कि आप बना लीजिए, स्टैटिक के अलग नोट्स बनाइए, करंट अफेयर के अलग नोट्स बनाइए, और जितना टाइम भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, लिख के, बोल के, मेमोराइज करके, वो करने की कोशिश करिए। आई थिंक इट वुड बी सफिशिएंट इनफ कि आपके स्टैटिक नोट्स Yes. और आपके करंट अफेयर्स के नोट्स आप पढ़ लोगे, Yes. तो मेंस के आंसर उसी में निकल जाएंगे। यस, यूजुअली, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज, बहुत ज़्यादा पढ़ने में क्या होता है, आपको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आप मिस कर देते हो। जैसे करोल बाग में सिचुएशन क्या रहती है ना,
आपको एक ही चीज़ के लिए बहुत सारे लोग अलग अलग बुक्स रेफ़र कर देते हैं। करेक्ट। तो सिमिलरली जब आपको एक टॉपर्स की स्ट्रैटेजी ये होती है कि आपको लिमिटेड अपने रिसोर्सेज रखने हैं। जैसे अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है, एनसीईआरटी एंड स्पेक्ट्रम इज़ सफिशिएंट, तो उसी तरह से आपको आपके नोट्स भी बिल्कुल कम रखने हैं और 1 या 2 बुक से आप बनाइए, ज़्यादा इधर-उधर रेफ़र मत करिए। एंड द क्रक्स इज़ रिविजन्स मोर एंड मोर नंबर ऑफ टाइम्स, रिविजन्स एंड आंसर राइटिंग बेस्ड ऑन दैट नोट्स। तो आई थिंक वो काफ़ी रहता है। मैंने यही किया और एग्ज़ाम निकल गया। तो आई थिंक स्ट्रैटेजी को बाकी लोग भी फॉलो करेंगे, रिवीजन बहुत बार करेंगे, आंसर राइटिंग बहुत करेंगे, तो एग्ज़ाम हो जाएगा क्लियर। ग्रेट। एंड सर दिस आल्सो कम्स बैक टू योर ओवरऑल प्रिपरेशन जो आपने अपने दोस्तों के साथ किया था। तो आपने जब आपने दोस्तों के साथ किया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ लॉन्ग वुड यू टेक टू राइट द आंसर्स इन द फर्स्ट गो? एंड जब आप अपने दोस्तों से बात करते थे, दे वुड आल्सो इवैल्यूएट योर पेपर एंड यू वुड इवैल्यूएट देयर पेपर, तो आपकी फाइनल जो टाइम होता ना, इट केम टू 6 मिनट्स फ्रॉम 20 to 6। तो हाउ डज इट मेक ये पूरी जो जर्नी होती है इसमें आपके दोस्तों की कैसे क्या बोलते सपोर्ट रहा था, या फिर हाउ डिड दे इम्प्रूव यू? एंड ऑल्सो जो आपके पीयर्स थे या फिर अपने सीनियर से जो बात किया था, हाउ डिड दे हेल्प यू फॉर योर होल जर्नी एंड योर प्रिपरेशन? सो आई वुड से कि दोस्तों ने सिर्फ मेरी पढ़ाई में ही मदद ना करी, बट मेरा मेंटल हेल्थ सिस्टम को इंटैक्ट रखने में, हंसी मजाक करके मुझे मोटिवेटेड रखने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान था। आई थिंक सिर्फ पढ़ाई से ही एग्ज़ाम नहीं निकल सकता, क्योंकि बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती है जब आपको लगता है आई शुड क्विट, लेकिन इस टाइम अगर आपके पास एक गुड फ्रेंड सर्कल है, गुड पीयर ग्रुप है, तो ये थॉट्स वो आपके दूर कर सकते हैं एंड आप फिर से मोटिवेटेड और फोकस रह के आप पढ़ाई कर सकते हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा, जैसे मेरे स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स थे, लाइक अथर, ऋषि, ऋषभ, सुखवेंद्र थे, अनुभव, इन्होंने हमेशा मैं इनसे टच में रहता था। जब भी मेरे को ऐसा फील होता था कि यार पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो मैं जब भी इनको कॉल करता था, एक बार मैं कॉल उठाते थे और मेरे को हेल्प करते थे कि नहीं यार, यू हैव दैट पोटेंशियल, यू कैन क्लियर दिस एग्ज़ाम। तो ये वाला जो सपोर्ट सिस्टम था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा, मेरे जो फ्रेंड्स थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ मैं पढ़ाई करता था, तो वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंड्स ऐसे थे जिनके साथ मैं आंसर राइटिंग करता था, करंट अफेयर्स का डिस्कशन करता था। इवन बाद में जब इंटरव्यू के लिए कॉल आया तो इंटरव्यू के लिए भी डिस्कशन चलता था। तो फॉर एग्जांपल आंसर राइटिंग में मेरे साथ जीएस में आफ्ताब थे। उससे क्या होता, हम दोनों सेम लेवल पे थे, और एक और हमने सीनियर को लिया था, वो थोड़े से हमसे बढ़कर थे। ओके। तो उससे क्या होता था, हमें उनसे सीखने मिलता था। वरना इनिशियली तो हमें फोबिया था आंसर राइटिंग का, क्या लिखना तो आता नहीं है। तो उससे क्या हुआ ना, जब हमने आंसर राइटिंग स्टार्ट करी तो हमारा इनिशियली टाइम 20 मिनट इसी लग रहा था, क्योंकि स्ट्रक्चर ही पता नहीं रहता था। ओके। जब एक बार आपको स्ट्रक्चर दिमाग में फीड हो गया तो सडनली 20 से आराम से 17 मिनट्स वो टाइम आ गया। तो इन्होंने आंसर राइटिंग में मेरी मदद करी। ऑप्शनल में मैं बताऊँगा, हमारा ग्रुप था, जैसे मैं था, देवश्री, बरीरा, ये क्या, इन लोगों ने अलग अलग रिसोर्सेज से सेम ऑप्शनल पढ़ा था। तो आई वुड गिव देम समथिंग एंड दे वुड गिव मी समथिंग, वी वुड इवैल्यूएट ईच अदर्स आंसर्स, एंड उसमें हम कुछ पॉजिटिव चीज़ ढूंढते थे। एंड जैसे हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा, कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो हम साथ में रह के करते थे। कभी हमने ऐसा फील नहीं किया कि यार ये मेरी सीट खा जाएगा या मैं इसकी सीट खा जाऊंगा, उन्होंने भी ऐसा फील नहीं किया। बट वी ऑलवेज बिलीव कि यार 700 सीट्स हैं, तो हम तीनों के लिए 3 सीट्स तो उसमें हो ही सकती हैं। हम किसी और की सीट ले लेंगे, उन्हीं की क्यों लेंगे। तो इससे एक हेल्दी कंपटीशन रहा हमारे बीच और हम आगे बढ़ते रहे। सिमिलरली जब मेरा इंटरव्यू प्रिपरेशन था, वहाँ पे जो मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, बारियाँ थी, वर्तिका, दे वर ऑलरेडी वेरी एक्सपीरियंस, उनके 2-3 अटेम्प्ट्स ऑलरेडी हो चुके थे। तो उनका जो पूरा एक्सपीरियंस था, इंटरव्यू में अपीयर भी ऑलरेडी हो चुके थे वो, तो वो मेरे को बताते रहते थे। मुझे लगा कि जितने मैंने मॉक इंटरव्यूज़ दिए, उससे ज़्यादा फ़ायदा उनसे 1-on-1 या 1-on-2 का जो डिस्कशन रहता था, बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्प मिली। दे ऑलवेज यूज्ड टू कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज मी। यूजुअली क्या होता है, जब आपको एक मॉक इंटरव्यू में 50-60 साल के आदमी लोग बैठे रहते हैं, मैम बैठी रहती हैं, तो आपको एक डीमोटिवेशन होता है, यार इन्होंने तो क्रिटिसाइज़ कर दिया, अब कुछ नहीं हो सकता। तो जब आप पीयर ग्रुप के साथ डिस्कशन करते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरव्यू का, तो अगर आपको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं तो आप उसको दिल पे नहीं लेते हो, बिकॉज दे आर ऑल्सो योर इक्वल्स। तो आप उसको नेगेटिव वे में ना लेके एक पॉजिटिव वे में इंप्रूव करने की कोशिश करते हो। साथ ही साथ इन सब लोगों ने जो मेरे में एक चीज़ इंस्टिल करी, वो ये थी कि अपने अंदर बिलीफ रखो। यू शुड हैव योर बिलीफ इन योर सेल्फ। जो भी पढ़ा है उस पर बिलीफ रखो, जो नोट्स पढ़े हैं उस पर बिलीफ रखो कि इसी से एग्जाम निकल जाएगा, और हमेशा एटीट्यूड पॉजिटिव रखो। जैसे स्टोइसिज्म की एक फ़िलॉसफी है, वो कहती है कि योर हैप्पीनेस और योर सैडनेस डज नॉट डिपेंड ऑन द सिचुएशन यू आर इन, बट वो डिपेंड करता है कि आप उस सिचुएशन को कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को सेकेंड अटेम्प्ट में कोविड भी हो गया था जब मेरा इंटरव्यू का कॉल आया था। तो इस तरह की चीज़ों ने मेरे को काफ़ी मोटिवेटेड रखा कि देखो कोविड हो गया, लेकिन अभी भी 2 महीने बचे हैं इंटरव्यू में, तो मैं अपनी हेल्थ पे काम करूँगा। और मैंने उसको एक पॉजिटिव तरीके से लिया कि यार देखो 2 महीने पहले हुआ, 1 महीने पहले होता तो क्या हो जाता, या 10 दिन पहले होता तो
तो आई यूज़ टू टेक एवरीथिंग पॉजिटिवली, जो आई थिंक फर्स्ट टाइम में मिसिंग था। तो ये सब चीज़ें फ्रेंड्स और पीयर ग्रुप ने मेरे में इंस्टिल करी, एंड आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स जो कॉकटेल बना के मेरे को कामयाबी की तरफ लेके गए। That's interesting. I mean, people usually term it as positive approach, Yes. but you had as a positive journey. So, I mean, Yes. आपका mind भी ऐसे हो गया था कि everything should be in positive way. And also talking to your friends and be it for mains examination or even for interview. तो जब आप बात करते थे तो आपका पूरा जो आउटकम था वो पॉजिटिव की तरफ आता था, एंड आपका क्रिटिसिज्म भी आप पॉजिटिव में लेते थे। Yes, very सब कुछ इट वुड फिट राइट। इट इज़ ऑल अबाउट द माइंडसेट। अगर आप Interesting. माइंडसेट पॉजिटिव रखते हैं तो एवरीथिंग इज़ अचीवेबल। लेकिन कहते हैं ना, कंट्रोल योर माइंड, डोंट लेट योर माइंड कंट्रोल योर सेल्फ। तो आप अपने दिमाग को कंट्रोल रख के हर चीज़ पॉजिटिव तरीके से लीजिए, प्रैक्टिकल प्लस पॉजिटिव। उस हिसाब से अपनी जर्नी में इम्प्रूवमेंट करते जाइए, क्योंकि यूपीएससी इज़ अ ग्रेजुअल जर्नी। आपकी पर्सनालिटी के लेयर्स अनफोल्ड होती रहते हैं, विच आई नोटिस्ड इन माई इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो पहले मेरा पर्सनालिटी आई थिंक इतना अच्छा नहीं था, मेरा बोलने का तरीका इतना बहुत साफ़ नहीं था, बहुत तेज़ बोला करता था मैं। तो पूरी जर्नी के दौरान दीज थिंग्स केप्ट ऑन इम्प्रूविंग, माई पर्सनैलिटीज़ लेयर्स केप्ट ऑन अनफोल्डिंग, एंड आई थिंक जब तक इंटरव्यू आया आई बिकेम यूपीएससी मटीरियल। Okay, so that now we are coming to one interview phase जहाँ पे you write your DAF and also जब आपकी जो interview call आती है, तो what was your mindset? and आपने तो पहले से ही आपने प्रिपेयर किया था कि इंटरव्यू के लिए I have to be this way, and आपका mindset भी वैसे था कि आपको इंटरव्यू ऐसे आपको क्रैक करना है। Yes. You had also spoken to a lot of other people जिन्होंने इंटरव्यू भी दिया था। Yes. So can you speak about how your interview journey was for the UPSC, and how much does DAF counts in the interview? सो सबसे पहले तो मेरी जर्नी के मैं बारे में बताऊंगा। मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ नहीं किया। Okay. जब मैं जामिया जहाँ पे मैं रहा था, बाद में मैं सेकंड अटैम्प्ट के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो मैंने स्टार्टिंग में एक इंटरव्यू देखा था अनु कुमारी मैम का, Okay. जिसमें वो बताती हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट की जर्नी सिर्फ उन 2 महीने में नहीं होनी चाहिए जब आपका इंटरव्यू का कॉल आया। इट शुड स्टार्ट फ्रॉम डे 1 व्हेन यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। बिकॉज फॉर एग्जांपल एक चीज़ थी, मैं आपको जिक्र करना चाहूँगा कि मेरी एक फ्रेंड थी, वो उनके बोलने का स्पीड बहुत फास्ट थी। Okay. तो उन्होंने पहले तो उसको कम नहीं किया, उन्होंने शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट आफ्टर गेटिंग एन इंटरव्यू कॉल। सिर्फ 1 महीना तो उनका इंटरव्यू भी स्टार्टिंग में था। तो उन्होंने सोचा कि यार कर लूँगी, 1 महीने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन अल्टीमेटली इंटरव्यू डे आते आते भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पाया। एंड आई थिंक उसकी वजह से उनके इंटरव्यू में भी कम मार्क्स रहे, क्योंकि आप एक ऑफिसर होने के नाते आपकी बातों में एक ठहराव होना चाहिए ताकि सामने वाले को समझ में आए। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्टार्टिंग से आपकी प्रिपरेशन रहनी चाहिए। दूसरी मैं डैफ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। डैफ इंटरव्यू जो आपका रहता है मोस्टली डैफ सेंट्रिक रहता है, अगर आपके स्टार्टिंग अटैम्प्ट से या पहला इंटरव्यू है। जैसे मेरा खुद का इंटरव्यू था, वो मोस्टली मेरी होम टाउन की कोचिंग इंडस्ट्री के बारे में था। Okay. और मेरी एक हॉबी है वॉचिंग हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज। आई थिंक दे फाउंड इट वेरी यूनिक कि बंदा बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल है, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर है, फिर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है, और अब हिस्ट्री उसको देखना पसंद है। तो मैं 60% ऑफ द इंटरव्यू वॉज अराउंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्रीज इटसेल्फ, वर्ल्ड वॉर, इकोनॉमिक हिस्ट्री, ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो वहाँ मेरे को एक चीज़, उसके अलावा मेरी हॉबी थी फुटबॉल खेलना, उसके बारे में उन्होंने पूछा। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपका डैफ सेंट्रिक अप्रोच बिल्कुल होना चाहिए, स्पेशली आपका फर्स्ट या सेकंड इंटरव्यू है। बाद में जब आपका सेकंड या थर्ड इंटरव्यू आपका होता है तो यूजुअली दे स्टार्ट आस्किंग यू क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स। लाइक मेरी फ्रेंड थी बारिया, उनका इंटरव्यू मोस्टली करंट अफेयर्स के ऊपर चला था। Okay. इनका सेकंड इंटरव्यू था। दूसरी चीज़ है मैं जो यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूँगा कि आपका मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी, इंग्लिश, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं। प्लीज़ ये मत सोचिए कि यार इंग्लिश वालों का ही सिलेक्शन होता है, मैं हिंदी में बोलूँगा जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। Correct. This is a problem for many people यस, to choose Hindi or English for the Exactly. examination. बिकॉज सर्विसेज के साथ एक एलिटिज्म जुड़ चुका है। तो लोग समझते हैं यार इंग्लिश बोलने वाले एलिट होते हैं, बट यूपीएससी इज नॉट लुकिंग फॉर इंग्लिश स्पीकर्स, दे आर लुकिंग फॉर ऑफिसर्स हु हैव गुड कमांड ऑन लैंग्वेज। और इंग्लिश आप बाद में भी सीख सकते हैं, नो इशू, लबासना में सिखाते हैं। तो मेरे एक फ्रेंड थे, सीनियर थे वो, उनका मुझे एक जिक्र याद आता है कि स्टार्टिंग में उन्होंने अपने 2 इंटरव्यू थे वो इंग्लिश में दिए, जिसमें ही वॉज नॉट दैट कंफर्टेबल एंड ही स्कोर्ड अराउंड 140 एवरी टाइम। जब तीसरे टाइम में उन्होंने अपना मीडियम हिंदी रखा, दैट टाइम ही स्कोर्ड 170 एंड अल्टीमेटली क्लियर द एग्जाम। तो हिंदी रहने के बावजूद भी आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। द मेन थिंग इज़ आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस अच्छा होना चाहिए, अपनी बात आप पहुंचा सकें और अपनी बात को डिफेंड कर सकें, वोकैबुलरी अच्छी होनी। और हिंदी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल शुद्ध हिंदी, हिंदी प्लस उसमें इंग्लिश के वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ डैफ में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपका फ़ोटो अच्छा होना चाहिए, वेल ग्रूम्ड होना चाहिए,
उसमें आपकी स्टाइलिश इस तरह की फ़ोटो होगी तो दे विल नॉट लुक एट यू लाइक अ सीरियस एस्पायरेंट। ओके। एक वो चीज़ है। उसके अलावा जैसे यूपीएससी में डैफ के लिए आपको करंट अफेयर्स यूजुअली क्या होता है, अगर आपके डैफ में करंट अफेयर्स आपकी हॉबीज़ या अचीवमेंट स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो यूपीएससी में हम स्पोर्ट्स के करंट अफेयर पढ़ते नहीं यूजुअली। इस बार तो प्रीलिम्स में भी पूछ लिए हैं जो कभी पूछा नहीं जाता था, लेकिन इंटरव्यू में अगर आपकी हॉबी स्पोर्ट्स है तो यू हैव टू फॉलो द करंट अफेयर्स ऑफ दैट ऑल्सो। ओके। जैसे मैंने टेबल टेनिस खेला है यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, तो टेबल टेनिस के करंट अफेयर मेरे से पूछे गए थे वहाँ पे कि ओलंपिक में किसने टेबल टेनिस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, हु वाज द गोल्ड मेडलिस्ट। तो आपका मैं बोलना चाहूँगा, और उसके नोट्स भी आपको बनाने हैं। ओके। नोट मेकिंग ऑफ करंट अफेयर शुड बी फॉर इंटरव्यू फेज ऑल्सो। तो आई थिंक इस तरह की कुछ चीज़ें जो आप फोकस करेंगे। एक चीज़ है कि आपको इंटरव्यू के दौरान अपना लोकल न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, सो दैट यू नो अबाउट द इशू ऑफ योर होम टाउन एंड स्टेट। ओके। जैसे दिल्ली में जो प्रिपरेशन करते हैं दे ओनली रीड इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू। मैं कोटा से हूँ जहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट अखबार दैनिक भास्कर है या इस राजस्थान पत्रिका है, तो मैंने उसका ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया ताकि मुझे पता रहे कि कोटा में क्या चल रहा है। उसी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन भी पूछा कि रिसेंटली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ऑफलाइन अलाउ कर दिया है, तो मेरे को वो करंट अफेयर से अपडेटेड रहने से आई वाज एबल टू आंसर गुड टू दैट। ओके। तो आई थिंक इस तरह की चीज़ें जिस पर अगर आप फोकस करेंगे विद पॉजिटिव माइंडसेट अगेन, तो इंटरव्यू वाली चीज़ चाहे डैफ हो या कैसे प्रिपेयर करना है, आपको आगे बढ़ने में बहुत आसानी रहेगी। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज़ को माइन्यूटली स्टडी करें। यस बिल्कुल। चाहे जो भी हो, आपकी डैफ हो, आपकी लाइफ हो, या फिर आपकी सिटी हो, सब कुछ यू नीड टू रिमेंबर, यू नीड ऑल्सो नो कि क्या होती है एग्जैक्टली। Yes. सो दैट्स एक्चुअली दैट प्रिपेयर्स यू टू बी एन आईएएस ऑफिसर यस rather than just clearing exam. तो आई थिंक आपने उसे अच्छे से किया है। तो सर आपने पूरी जर्नी के बारे में तो आपने डिटेल एक्सप्लेन कर दिया। Yes. नाउ दिस वन पर्टिकुलर क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क यू, जो ऑप्शनल में यूजुअली एंथ्रोपोलॉजी भी उसमें भी बहुत सारे लोग चूज़ करते हैं। यस नाउ व्हेन लॉट ऑफ पीपल आर देयर, there's a high expectation even from your answer writing and आपकी पूरी सोच में भी आपको बहुत बदलाव ले आना पड़ता है। तो what do you suggest कि ऑप्शनल में कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, and when lot of people are there, how should you prepare for the paper? सबसे पहले तो ऑप्शनल आपको चूज़ करना चाहिए मोस्ट बेसिकली बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट, ना कि सिर्फ शॉर्ट सिलेबस है या टॉपर्स के अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं आपके भी अच्छे मार्क्स आएँ, बाद में हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट हो उसको इंटरेस्ट को मेंटेन करना। तो एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, आप उनका सिलेबस देखिए, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं PYQ में, एग्जैक्टली टॉपर वीडियो देख के क्या पढ़ना पड़ता है, उस हिसाब से आप अपना ऑप्शनल कुछ भी हो वो आप चूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एंथ्रोपोलॉजी का आपने पूछा, तो इस बार का पेपर 1 काफ़ी डिफिकल्ट था। यूजुअली क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी के लिए एक मिथ फैल गया है कि 2 महीने में आप इजीली कवर कर सकते हो, ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़नी पड़ती हैं, बट यूपीएससी ऑल्सो नोज व्हाट्स गोइंग ऑन इन द एस्पायरेंट्स माइंड, तो दे हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग द डिफिकल्टी लेवल। Okay. इस बार काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे थे जो लोगों को पता नहीं थे, लाइक नतूफियन कल्चर, KS सिंह, रॉबर्ट ब्रूस फुट, सपीर वर्फ हाइपोथेसिस, लेकिन आई थिंक दीज आर सम ऑफ द बेसिक क्वेश्चंस। सपीर वर्फ तो लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यूजुअली लोग उसको स्किप कर देते हैं। तो अगर आप एंथ्रोपोलॉजी ले रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि आप सारे टॉपिक्स एटलीस्ट एक बार नज़र मारिए कि होता क्या है, ताकि अगर वहाँ एग्जाम में कुछ है तो कुछ तो आप लिख पाएँ। और उसके अलावा अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के कौन टॉपिक में ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, यू कैन फोकस मोर ऑन दैट Okay. accordingly, and standard books please refer to that. Apart from that, current affairs also is very important. पेपर 2 आपका काफ़ी डायनेमिक है, ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी, उसमें अगर आप करंट अफेयर्स इंक्लूड करते हैं तो ईजिली विच आई डिड यू कैन गेट 270 to 75 प्लस मार्क्स। मेरा आई थिंक 278 मार्क्स थे ऑप्शनल में, तो Okay. मेरी ये जो स्ट्रैटेजी रही थी आई थिंक उससे काफ़ी मुझे फ़ायदा हुआ। करंट अफेयर्स आपको इंक्लूड करना है, नोट मेकिंग ऑब्वियसली, इसमें भी आंसर राइटिंग करनी है, टेस्ट सीरीज देनी है और बार बार रिवाइज करना है। तो आई थिंक दिस शुड बी द गो अहेड। ओके। ओके। एंड सर आपने एक और पॉइंट भी बताया था कि यू डिड अ लॉट ऑफ रिवीजन एज वेल, एंड प्रीवियस क्वेश्चंस भी आपने बहुत किए थे। तो आपने कितने प्रीवियस क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे एंड कितने आपने मॉक टेस्ट भी दिए थे? तो यूजुअली मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हमारा जो ग्रुप था तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को बेसिकली अटेम्प्ट करते थे विच आर डिफिकल्ट टू कॉम्प्रीहेंड, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ताकि Okay. हमें उसको लिखने की एक नैक डेवलप हो जाए। तो हर टॉपिक में से हमारी कोशिश रहती थी कि जो इस तरह के क्वेश्चन हैं 4-5 उनको हम लिखते थे, और जब पूरे सिलेबस खत्म हो गया तो हम वापस से रिवाइंड करें, पेपर 1 पे आए, टॉपिक 1 पर, उसके क्वेश्चन आंसर हम लिखने लगे। तो आई थिंक जितने मैंने क्वेश्चन लिखे होंगे एटलीस्ट मेरी 2 या 3 नोटबुक थी जो काफ़ी मोटी मोटी थी, वो सारी भर गई थी। ओके। उससे एक अच्छी प्रैक्टिस डेवलप हो जाती है। और दूसरी चीज़ मॉक टेस्ट का जो आपने पूछा, मैंने प्रीलिम्स के बाद टेस्ट लिखे थे एंथ्रोपोलॉजी के, किसी भी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट सीरीज से जैसे मैंने बताया अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को डील करना आप सीखेंगे। तो मैंने आई थिंक अराउंड 15 से 20 के बीच में शायद 16-17 लिखे थे, कुछ सेक्शनल थे, उसके अलावा कम से कम आप कोशिश करिए 4 फुल लेंथ टेस्ट आपको लिखने हैं। ओके। तो उससे आपकी स्पीड डेवलप होगी, एग्ज़ाम हॉल में आपको क्वेश्चन छूटेंगे नहीं आपके, तो
टेस्ट सीरीज़ का आई थिंक ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, और उसमें नई चीज़ें भी बहुत बार सीखने मिलती हैं। लेकिन उसमें जो आपका एवेल्युएशन है उसको दिल पे मत लीजिए। पर्सनल एग्जांपल, मेरे जो काफ़ी सारे मॉक टेस्ट थे उसमें मेरे मार्क्स 100 से भी कम ही आ रहे थे, लेकिन अगर 100 मार्क्स आते तो 200, तो मुझे बुरा लगता था बीच में। लेकिन मैंने अपने पे यकीन रखा कि यार इतना पढ़ लिया है, एंड यूपीएससी का एग्जामिनर डिफरेंट है, इसका एग्जामिनर डिफरेंट है, तो ज़रूरी नहीं यहाँ 200 आ रहे हैं तो वहाँ भी 200 आएंगे। मेरा पूरा टारगेट यूपीएससी पे रहता था, एंड विद गॉड्स ग्रेस आई वाज एबल टू सिक्योर 278 मार्क्स, तो दिस कैन बी डन। Great. So, sir, during your whole preparation, was there any moment when you felt very low and आपको लगा कि बहुत पढ़ना होता है, बहुत कुछ करना है, and you feel that pressure as well? Yes. So, how do you handle yourself during the whole preparation journey? Yes. जब मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट फेल हो गया था, दैट वाज वन ऑफ द लोएस्ट फेज ऑफ माई लाइफ। आई फेल लाइक बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। लोग मोटिवेट करते थे लेकिन मुझे मोटिवेशन फील नहीं होता था। उस टाइम मेरी सिस्टर थी सना करके, तो सना दीदी, तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। आई वेंट टू स्टे विद हर, वो जॉब कर रही हैं अभी, तो हम घूमने फिरने जाते थे, काफ़ी बात करते थे बिकॉज वी आर वेरी क्लोज विद ईच अदर। तो उन्होंने हमेशा मेरा हौसला बनाए रखा। मुझे बोला कि ट्रैवलिंग सिंस इज़ योर हॉबी, घूमो आराम से, 1 महीने तक एन्जॉय करो, वॉच सम नॉवेल्स, डू समथिंग विच यू लव। ये सब करने से मैं आई थिंक अपना मोटिवेशन बना रहा। घर वालों का भी हमेशा सपोर्ट रहा था, चाहे कुछ भी हो जाए। दे वर लाइक कि जो तुम्हारा मन है वो करो, वी विल नॉट फोर्स एनीथिंग अपॉन यू। तो इस तरह की चीज़ें थी जो मुझे उस लो फेज से बाहर निकलने में बहुत मदद करी। That's very inspirational. Thank you so much. So, Thank you. हमने वैसे पढ़ाई की बहुत बात कर ली भी ली। We know entire preparation journey की आपकी कैसे रही। Yes. Now we'll move to a fun section. मैं आपको थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछूंगा Yes. and आपको rapidly आंसर करना पड़ेगा। So this is called as a rapid fire round. तो I'll ask my first question. Yes. तो sir, if you wanted to learn some new language, Yes. which is like fluently बात करने के लिए, which one would that be? I think the first one would be Spanish because my favorite football club is Real Madrid, which is based in Spain. तो I want कि मैं जब उनके मैच देखूँ तो जो स्पेनिश में कमेंट्री होती है उसको मैं समझ पाऊँ, और वहाँ कभी जाना हो तो I could interact with the people over there. तो I think वो मेरी एक लैंग्वेज है। दूसरा है जापानीज़, वो कंट्री में बहुत पसंद है, वहाँ के लोगों से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। सो दीज आर द 2 लैंग्वेजेस आई थिंक जो मुझे याद करना अच्छा लगेगा। Wow, that's great. What is one food that you would never give up? One food, I think I'm not that big of a foodie, but I think बिरयानी मैं कभी नहीं छोड़ना चाहूँगा। इंटरेस्टिंग। वैसे बिरयानी मुझे भी बहुत पसंद है। चीज़ ही ऐसी है। यस। इफ यू हैड वर्ड्स अटेंशन फॉर 30 seconds, what would you like to say to the whole world? I think I would like to tell them that thank yourself for wherever you are, whatever you are. गिव योर सेल्फ एनकरेजमेंट, क्योंकि आपने जो भी अचीव किया है अपने एफर्ट्स डाल के, इट डज़ नॉट गो इन वेन। तो इस तरह की कोई चीज़ अगर आपको फेलियर भी मिला, इट्स नॉट फेलियर। जैसे माई पर्सनल थिंग, आई कुड नॉट क्लियर JEE मेंस इन एडवांस, इवन दो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट इन माई स्कूल। मैंने उससे कभी हार नहीं मानी, ये नहीं सोचा कि अब UPSC भी नहीं निकल पाएगा। तो जिन लोगों को इस तरह की चीज़ें लगती हैं कि यार हम वर्थलेस इन लाइफ क्योंकि पास्ट फेलियर्स थे, गेट ओवर दैट एंड थैंक योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ एंड कीप ऑन ग्राइंडिंग। That's very motivational. So, if you could know absolute and total truth to one question, what question would you ask? Who made the world? Because I'm not sure. In anthropology, that is a very important question that we try to learn. So why these things are made and who developed these things. So I would like to ask you, who made this world? Okay, and there are a lot of books as well. One of them is Sapiens. Yes. I read that book also during my preparation. Highly recommended. Great. Okay. What movie has everyone else seen but you haven't? I think Avengers, जिसको भी देखता हूँ सबने देखी होती है, मैंने अभी तक नहीं देखी। So you're an Avengers fan or Marvel fan or DC fan? I'm not a fan of anything. Okay. Yeah, so that's the end of the rapid fire round. Yes. So we had a very good session today. आपने बहुत कुछ बताया, right from note making strategy and doing the whole preparation journey. Everything was very interesting for us, and I'm sure learners will understand a lot of things about you and also Hopefully. about how to prepare for UPSC, not just for the examination, also to be an officer post their examination. So that's a very wonderful thing we had today, and thank you so much for being with us. Thank you for And inviting me. That's a pleasure, sir. So we have a small token of appreciation for you. This is from the whole team of Chamomile TV Toppers and Thank you so Unacademy. much. Thank you so much. It feels very nice. Thank you once again. Thank you. Thank you, sir. And
वी वुड लाइक यू टू टैग वन अदर टॉपर जो लगता है कि आप वो भी अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, और द वन हु यू शेयर्ड विद, और द वन whom you think, you know, this story is very wonderful. Okay, I think one of the guys whom I studied with myself, Haris Sumer, he has secured 270 rank this time, so I think I would like to tag him. So Haris sir, we would like to have you here as well, and आप भी अपनी पूरी स्टोरी बता सकते हैं कि आपने कैसे यूपीएससी क्लियर किया, एंड आपकी पूरी जर्नी कैसी रही, एंड आपकी फैज़ान सर के साथ क्या क्या मोमेंट्स थे जो मतलब विच आर वेरी मेमोरेबल फॉर यू एज वेल, एंड वी वुड लाइक टू हैव यू हियर एज वेल. तो सर थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, एंड वी वुड लाइक यू टू गिव वन मैसेज फॉर द स्टूडेंट जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं अगले साल के लिए हो या फिर अगले 2 साल के लिए भी हो. सो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव देम? To all the aspirants who will be becoming future officers, IPS or IFS, I would like to say, never stop believing in yourself. Never stop believing that if you're not from IIT or some elite institution, you cannot clear this exam. Do not subscribe to the myths that 6 महीने में क्लियर हो जाता है या 6 साल लग जाते हैं. It depends on your dedication. So be dedicated in this exam. प्लीज़ मेंटेन कॉन्टैक्ट आपके अपने फ्रेंड्स और वेलफिशर्स के साथ, बिकॉज देयर सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आपको पार लगाने के लिए. तो कोशिश करते रहिए, आपके सीने में जो आग है यूपीएससी के लिए उसको लेके चलते रहिए, और मेरी पूरी दुआ है और मेरी बेस्ट विशेज़ है कि ऑल दोज हु आर वाचिंग दिस एंड विल बी राइटिंग देयर एग्जाम, दे विल बी एबल टू क्लियर दिस, एंड होपफुली वन डे वी विल मीट एज एन ऑफिसर्स. थैंक यू. That's great, sir. I'm sure जब आपकी जर्नी रहेगी as an officer, that will be very wonderful as well. We would like to hear those stories as well. Sure. And we have another channel जहाँ पे we share the journey of an officer as well. So I'm sure we will also be happy to have you on that channel as well. Hopefully soon. So thank you so much for your time Thank you today, so and we wish you good luck for your future endeavors. And as friends, all the best for your future. Let's crack it.